हम लोग जो इतिहास की क्लास चला रहे हैं वो क्लास टीजीटी पीजीटी पीएलटी जो आगामी परीक्षा है उसको ध्यान में रखकर सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये जो इतिहास की क्लास है, ये जो इसमें मैटर मिलेगा आपको, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, चाहे वनडे आपका हो, एसएससी बैंक, रेलवे, जहाँ भी आपका जीएस रहेगा, इतिहास उसमें जरूर आएगा। टीजीटी पीजीटी तो है ही इसमें। तो आज की क्लास इतिहास की क्लास है। तो अगर हमसे कोई संपर्क करना चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिखा है 8707 58 17 18। और दूसरा मोबाइल नंबर है 94 53 54 94 53। अगर भाई जिनको हमसे बात करनी है तो संपर्क कर भी सकता है। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित जो संस्कृतियाँ जन्मी थी वहाँ पे, जैसे सोहन संस्कृत, नर्मदा नदी घाटी संस्कृत, उसके बाद मद्रास संस्कृत, उसके विषय में हम लोग मैप के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ भी गया होगा। तो आज हम लोग मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल को जानेंगे, वो भी मानचित्र के माध्यम से। हमारी कोशिश रहेगी कि इतिहास आपको हम मैप के माध्यम से पढ़ाएं, ताकि मैप के माध्यम से जितना पूरा स्थल है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि कौन पूरा स्थल किस प्रदेश में है। आपको समझने में आसानी भी होगी उससे। तो हम जितना भी होगा, जितना भी पूरा स्थल होगा, हम आपको मानचित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एक मानचित्र बनाए हैं, अभी हम इसको डिफाइन भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में मेसोलिथिक एज कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में मेसोलिथिक एज कहा जाता है। परीक्षा में पूछा भी जाता है कि मेसोलिथिक एज संबंधित है। आपका ऑप्शन दे देगा मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर लगाना होगा मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक एज आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मेसोलिथिक एज आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगर इसकी हम टाइमिंग की बात करें, इसका जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। तो आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल के विषय में क्या क्या है। सीएल कार्लाइल एक पुरातत्ववेत्ता है, सीएल कार्लाइल महोदय 1867 ईस्वी में लघु पाषाण उपकरणों की खोज किए थे। सीएल कार्लाइल महोदय 1867 ईस्वी में लघु पाषाण उपकरणों की खोज किए थे। इसीलिए सीएल कार्लाइल महोदय को मध्य पाषाण काल का जनक कहा जाता है। मध्य पाषाण काल का जनक किसे कहा जाता है? सीएल कार्लाइल महोदय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीएल कार्लाइल महोदय को कहा जाता है। ये देखिए सीएल कार्लाइल महोदय को मध्य पाषाण काल का जन्मदाता माना जाता है। सीएल कार्लाइल महोदय जो विंध्य क्षेत्र है, कहाँ है ये विंध्य क्षेत्र? जो उत्तर प्रदेश में है, विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण, छोटे छोटे जो पत्थर के औजार थे, लघु पाषाण उपकरण का मतलब छोटे छोटे पत्थर के जो औजार थे उसे लघु पाषाण उपकरण कहते हैं। लघु पाषाण उपकरणों की खोज सीएल कार्लाइल महोदय ने विंध्य क्षेत्र में 1867 ईस्वी में किया था। इसीलिए सीएल कार्लाइल महोदय को मध्य पाषाण काल का जन्मदाता कहते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। मध्य पाषाण काल को संक्रमण का काल कहा जाता है। किसका काल कहा जाता है? संक्रमण का काल। संक्रमण का काल अर्थ ये है, इसकी जो टाइमिंग है
बहुत सीमित है। इसकी जो टाइमिंग है बहुत सीमित है। सीमित में जैसे 10,000 से 7,000 मतलब 4,000 लगभग, हाँ 10,000 से 7,000। इसकी जो टाइमिंग मात्र 3,000 साल की है। टाइमिंग इसकी 3,000 साल की है। उसके बाद देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में जो औजार बनते थे, जो छोटे छोटे उपकरण बनते थे, क्या छोटे छोटे जो उपकरण बनते थे वो 1 से 8 सेंटीमीटर तक छोटे होते थे। कितने छोटे औजार बनने लगे मध्य पाषाण काल में? कितने छोटे औजार बनने लगे मध्य पाषाण काल में? 1 से 8 सेंटीमीटर। 1 से 8 सेंटीमीटर तक छोटे छोटे औजार मध्य पाषाण काल में बनने लगे। कितने बनने लगे? 1 से 8 सेंटीमीटर छोटे छोटे औजार बनने लगे। इन्हीं छोटे छोटे औजारों को माइक्रोलिथिक, इन्हीं छोटे छोटे औजारों को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म औजार कहा जाता था। इन्हीं छोटे छोटे औजारों को जो मध्य पाषाण काल में 1 से 8 सेंटीमीटर तक बनते थे, उनसे माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म औजार कहते थे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। मध्य पाषाण काल में जो औजार का विकास हुआ उसमें महत्वपूर्ण आपका जो तीर और धनुष, तीर और धनुष, तीर और धनुष जैसे औजार का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ। तीर और धनुष जैसे महत्वपूर्ण औजार का जो विकास हुआ वह मध्य पाषाण काल में हुआ। तीर और धनुष जैसे महत्वपूर्ण औजार का जो विकास हुआ वह मध्य पाषाण काल में हुआ। आगे देखते हैं। मध्य पाषाण काल में मानव पशु का जो पहले शिकार करता था, धीरे धीरे जो पशु उसके संपर्क में आए तो पशु को पालना शुरू किया। मानव सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में पशु को पालना शुरू किया। उसके बाद मानव द्वारा पहला पशु जो पाला गया वह कुत्ता था। वह कुत्ता था। कुत्ते को मानव सबसे पहले अपना पालतू पशु बनाया। उसके बाद मध्य पाषाण के अंतिम स्थिति मतलब अंतिम समय में जाते जाते मानव जो भोजन था उसे पकाकर खाने भी लगा था। ठीक, मध्य पाषाण काल के अंतिम समय में मानव धीरे धीरे जो भोजन था उसे पकाकर खाने लगा। उसके बाद देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो महत्वपूर्ण पुरास्थान है, मध्य पाषाण काल में जो महत्वपूर्ण पुरास्थान है, हम उसे इस मानचित्र के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे, और ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकिए कि कौन सा पुरास्थान किस प्रदेश में स्थित है, उसकी विशेषता क्या है, उसमें कौन कौन से औजार मिले हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें ये देखिए राजस्थान है आपका। यहाँ पे देखिए राजस्थान, ये आपका है राजस्थान। राजस्थान में दो महत्वपूर्ण पुरास्थल है। दो महत्वपूर्ण पुरास्थल है राजस्थान में। एक है आपका बागौर। कौन सा है? आपका है बागौर। ये कहाँ पे है? राजस्थान का एक जिला है भीलवाड़ा। राजस्थान का एक जिला है भीलवाड़ा, वहां पे एक स्थल है बागौर। वहां से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। बागौर नामक पुरास्थल से जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है वहां से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। उसके बाद प्रारंभिक साक्ष्य भी है और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है, वो कहाँ से मिला है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से। उसके बाद देखते हैं राजस्थान में एक सांभर झील है। राजस्थान में एक सांभर झील है। सांभर झील से वृक्षारोपण के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। सांभर झील से वृक्षारोपण के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद देखते हैं राजस्थान के बाद बगल में गुजरात है। राजस्थान के बाद बगल में आपका गुजरात है। बगल में आपका गुजरात है। गुजरात में एक पूरा स्थल है लंघनाज। क्या है? लंघनाज। गुजरात में एक पूरा स्थल है
जो मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल है वो क्या है? लंघनाज। लंघनाज से 14 मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। लंघनाज जो कि गुजरात में स्थित है, ये मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल है जहां से 14 मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। ठीक, आगे देख लेते हैं। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। एक क्रम से जानेंगे। तो अब देखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन जो स्थल है उसमें आपका एक होशंगाबाद है। कौन सा है? आपका होशंगाबाद जिला। आपका होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिले से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? होशंगाबाद जिले से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। होशंगाबाद से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। होशंगाबाद में कौन सा पूरा स्थल है? आदमगढ़। होशंगाबाद जिले में कौन सा पूरा स्थल है? आदमगढ़। ठीक, आदमगढ़ ये पूरा स्थल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। आदमगढ़ यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य स्थित है। उसके बाद देखिए, जैसे बागौर और आदमगढ़। बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं कि पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल एक महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल है। बीरभान। क्या है? बीरभानपुर। कौन सा पूरा स्थल है पश्चिम बंगाल में? बीरभानपुर से लकड़ी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? लकड़ी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी बंगाल के बीरभानपुर जो मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल है बीरभानपुर, वहां से लकड़ी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है वो उत्तर प्रदेश में मिला है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़, जो गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण पूरा स्थल है मध्य पाषाणकालीन जो पूरा स्थल है उत्तर प्रदेश में। पहला पूरा स्थल है महदहा। पहला कौन सा पूरा स्थल है? महदहा। दूसरा पूरा स्थल है सराय नाहरराय। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है दमदमा। ये तीनों महदहा, सराय नाहरराय और दमदमा ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद पहले चर्चा कर लेते हैं महदहा की। महदहा नामक पूरा स्थल जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है, इसका उत्खनन कार्य महदहा नामक पूरा स्थल का जो है उसका उत्खनन कार्य G.R. शर्मा, एक पुरातत्ववेत्ता है G.R. शर्मा ने महदहा जो मध्यकालीन पूरा स्थल है, पाषाणकालीन पूरा स्थल है जो प्रतापगढ़ में स्थित है, उसकी खुदाई किसने की थी? G.R. शर्मा ने किया था। G.R. शर्मा महोदय ने खुदाई करने के बाद महदहा नामक पूरा स्थल को 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांट दिया। पहला क्षेत्र कौन सा है? पहला झील क्षेत्र है। दूसरा बूचड़खाना क्षेत्र, संकुल क्षेत्र है। तीसरा कब्रिस्तान क्षेत्र। पहला झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना क्षेत्र या संकुल क्षेत्र, तीसरा कब्रिस्तान क्षेत्र। फिर देख लेते हैं एक बार G.R. शर्मा महोदय जो महदहा नामक पूरा स्थल की खुदाई की थी, खुदाई करने के बाद इसे 3 भागों में बांटा। पहला झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना क्षेत्र, तीसरा कब्रिस्तान क्षेत्र। आगे देख लेते हैं मिला क्या क्या है महदहा नामक पूरा स्थल से।
मृग श्रृंग के छल्ले की माला, मृग श्रृंग छल्ले की माला, अर्थात जो मृग है उसके जो सींग था, सींग से जो छल्ले बनाए गए, जो माला है उसकी वो मिला है, अर्थात हड्डी के बने। और उसके बाद देखते हैं हड्डी के बने आभूषण, हड्डी के बने आभूषण भी मिले हैं यहाँ से। उसके बाद एकल समाधान, एकल समाधान क्या है, मतलब एकल समाधान का मतलब ये है कि किसी कब्रिस्तान में केवल एक व्यक्ति को दफनाया गया। एकल समाधान का मतलब ये है कि समाधान में केवल एक व्यक्ति को दफनाया गया। युगल समाधान कि कोई कब्रिस्तान होगा जिसमें दो व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है, उसे युगल समाधान कहा गया है। उसके बाद राख के ढेर के साक्ष्य मिले हैं, महदाह नामक पुरा स्थल से राख के ढेर के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद चूल्हे का साक्ष्य मिला है, चूल्हे का साक्ष्य भी मिला है। अगर चूल्हे का साक्ष्य मिला है इसका मतलब यही होगा मानव अस्थायी रूप से धीरे धीरे रहने लगा था। उसके बाद देख लेते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण पुरा स्थल है प्रतापगढ़ में, वो है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। सराय नाहर राय से अक्सर पूछा जाता है कि युद्ध का आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला, युद्ध का आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला, आपका सराय नाहर राय से मिला। कहाँ से मिला युद्ध का आरंभिक साक्ष्य, सराय नाहर राय से मिला। सामूहिक समाधान, सामूहिक समाधान, सामूहिक समाधान, सामूहिक समाधान का अर्थ क्या हुआ, एक कब्रिस्तान बनाया गया, एक कब्रिस्तान बनाया गया, एक कब्रिस्तान बना करके इसमें कई व्यक्तियों को दफना दिया गया। मतलब सामूहिक रूप से एक ही कब्रिस्तान में जब कई व्यक्तियों को दफनाया जाता है उसे सामूहिक कब्रिस्तान कहा गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ से राख के ढेर भी मिले, यहाँ से राख के ढेर भी मिले। उसके बाद जो तीसरा पुरा स्थल है प्रतापगढ़ में, जो मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है वो है दमदमा, वो है दमदमा। दमदमा से एक साथ 3 लोगों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, एक साथ 3 लोगों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, दमदमा से। एक साथ 3 लोगों को दफनाए जाने का साक्ष्य दमदमा से मिला है। इसमें देखिए अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, दमदमा से ही हाथी के दांत का भी साक्ष्य मिला है। दमदमा से क्या मिला है, हाथी के दांत का साक्ष्य भी मिला है। उसके बाद देखते हैं अधिकतम 41 मानव कंकाल दमदमा से मिले, अधिकतम 41 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। ठीक, यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में एक पुरा स्थल, महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जो मिर्जापुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में एक पुरा स्थल है लेखहिया। कौन सा पुरा स्थल है, लेखहिया, जो कि मिर्जापुर में स्थित है। वहां से एक विद्वान है जॉन आर लुबाक, एक पुरातत्ववेत्ता है जॉन आर लुबाक। जॉन आर लुबाक ने लेखहिया नामक पुरा स्थल से 27 मानव कंकाल का साक्ष्य पाया गया है, इसको बताए हैं। ठीक, जॉन आर लुबाक महोदय ने कहा लेखहिया से 27 नर मानव कंकाल का साक्ष्य पाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं लेखहिया से ही 14 मानव कंकाल का साक्ष्य भी मिला है। क्या मिला है, 14 मानव कंकाल का साक्ष्य भी मिला है। उसके बाद लेखहिया जो मिर्जापुर में स्थित है पुरा स्थल, मध्य पाषाण का पुरा स्थल है, वहां से लघु पाषाण उपकरण का साक्ष्य भी मिला है। ठीक, लघु पाषाण उपकरण का साक्ष्य मिला है। अब एक बार फिर हम लोग इसे रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, ताकि अच्छे से याद हो सके। पहला देख लीजिए, C.L. कार्लाइल महोदय ने 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरणों की खोज की। उसके बाद
सीयर कार्लाइल महोदय को मध्य पाषाण काल का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं मध्य पाषाण काल को संक्रमण का काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल में जो उपकरण मिले हैं उसकी जो लंबाई है वो 1 से 8 सेंटीमीटर अर्थात बहुत छोटे छोटे उपकरण थे। उसके बाद इन औजारों को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म औजार भी कहा गया। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण उपकरणों का काल भी कहा गया, सूक्ष्म औजारों का काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में तीर और धनुष जैसे औजारों का विकास हुआ। उसके बाद देख लेते हैं मध्य पाषाण काल में पशुपालन मानव द्वारा किया जाने लगा। उसके बाद देखिए मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था और मध्य पाषाण के अंतिम समय में मानव जो उनका भोजन था उसे पकाकर खाना प्रारंभ कर दिया। मध्य पाषाण काल से संबंधित जो पुरास्थल मिले हैं वो हम मैप के माध्यम से एक बार फिर दोहरा देते हैं, समझा देते हैं। पहला देख लीजिए राजस्थान। राजस्थान में बागौर नामक पुरास्थल है। दूसरा सांभर नामक पुरास्थल है। बागौर जो भीलवाड़ा राजस्थान के जिले में स्थित है वह वहां से पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है। उसके बाद भारत में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य वहीं से है। उसके बाद सांभर झील जो कि राजस्थान में है वहां से वृक्षारोपण के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं राजस्थान के बाद गुजरात में एक मध्य पाषाण कालीन जो पुरास्थल है वह है लंघनाल। लंघनाल से 14 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। कितने? 14 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक पुरास्थल है आदमगढ़। आदमगढ़ में एक जिला है होशंगाबाद और आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है। वहां से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में स्थित एक मध्य पाषाण कालीन जो महत्वपूर्ण पुरास्थल है वह है बिरभानपुर। बिरभानपुर से लकड़ी के उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। फिर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो आपका गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से 3 महत्वपूर्ण पुरास्थल मिले हैं। पहला महदहा, दूसरा सराय नहरराय, तीसरा दमदमा। उसके बाद महदहा की बात करें, महदहा का उत्खनन जो किया है जी.आर. शर्मा जो पुरातत्ववेत्ता है उन्होंने किया है। उसके बाद जी.आर. शर्मा महोदय ने इसे 3 भागों में बांट दिया। पहला झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना क्षेत्र, तीसरा कब्रिस्तान क्षेत्र। ठीक, महदहा से मृग श्रृंग छल्ले की माला मिली है, हड्डी के बने आभूषण मिले हैं। उसके बाद एकल समाधान मिला है, युगल समाधान मिला है, राख के ढेर मिले हैं, चूल्हे का साक्ष्य मिला है। उसके बाद बात कर लेते हैं सराय नहरराय की। सराय नहरराय से युद्ध का आरंभिक साक्ष्य मिला है। उसके बाद सामूहिक समाधान का साक्ष्य मिला है, राखे का ढेर भी मिला है। उसके बाद देखते हैं दमदमा से एक साथ 3 लोगों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। दमदमा से एक साथ 3 लोगों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है और दमदमा से ही हाथी के दांत का साक्ष्य मिला है। दमदमा से हाथी के दांत का साक्ष्य मिला है। उसके बाद दमदमा से ही 41 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक, 41 मानव कंकाल दमदमा से मिले थे। उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो विंध्य क्षेत्र है वहां पे एक जिला है मिर्जापुर। मिर्जापुर में एक महत्वपूर्ण पुरास्थल मिला है लेखहिया नामक पुरास्थल है। लेखहिया नामक पुरास्थल से 14 मानव कंकाल का साक्ष्य पाया गया है। कितना? 14 मानव कंकाल का साक्ष्य पाया गया है। तो यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों का साक्ष्य भी पाया गया है। एक पुरातत्ववेत्ता है जॉन आर लुबाग महोदय कहते हैं कि लेखहिया नामक पुरास्थल से जो मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है वहां से 27 नर मानव कंकाल का साक्ष्य मिलता है या मिला है। ठीक, तो मित्रों ये है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे जो आपका नव पाषाण काल है। नव पाषाण काल उसको भी हम मानचित्र के माध्यम से जो उसके पुरास्थल होंगे उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मित्रों जो हम वीडियो बना रहे हैं
अगर आप तक पहुँचे, आप इससे लाभ उठाएं, तो कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम थोड़ी और मेहनत के साथ आपके सामने आ सकें, आपको पढ़ा सकें, आपको अच्छे से अच्छे मैटर दे सकें। ठीक सर, धन्यवाद।